कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का घर में बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है कि तभी वो लाइट ऊपर चली जाती है और तैंग सेंग उसको नोटिस करता है। तैंग सेंग गॉड रियलम में है और उसे समझ आ जाता है कि एक नए सितारे का उदय हो गया है, यानी एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल में आता है और जीवू से कहता है कि डोलो कॉन्टिनेंट में परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई हैं। वहीं जीवू उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, जिस पर तो पहले तैंग सेंग ये पूछता है कि क्या जियाओकी सो गया है, जिस पर जीवू हाँ कहती है। तो वो अब उसे बताना शुरू करता है। असल में वो हमें यहाँ के पहले ज्योग्राफी समझाता है। अलग अलग रियलम और प्लैनेट्स में टाइम अलग अलग तरह से चलता है, इसलिए यहाँ पर गॉड रियलम में एक दिन अर्थ के 1 साल के बराबर है। तैंग सेंग डोलो कॉन्टिनेंट में और ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन इविलनेस और गॉडनेस के बीच मुसीबत आके खड़ी हो गई। उसको कंट्रोल करने के लिए तैंग सेंग को गॉड रियलम में आना ही पड़ा और अब वो यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। यहाँ पर 20 साल का मतलब है कि धरती पर हजारों साल बीत गए हैं। धरती पर अब तैंग क्लैन का अस्तित्व नहीं है। समय के साथ साथ तैंग क्लैन कमजोर होती गई और एक दिन खत्म हो गई। काइंडनेस और इविल के गॉड के धरती पर आ गए थे और उनकी वजह से धरती की जियोग्राफी बदलने लगी थी और अर्थ डिस्प्लेस होने लगी, जिससे धरती पर डोलो कॉन्टिनेंट की जमीन 2 गुनी हो गई और वहाँ पर बहुत सारी जमीनें आपस में जुड़ने लगी। तैंग सेंग अब मॉर्टल रियलम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसे देख सकता है। 4000 साल पहले धरती के ऊपर जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो डोलो कॉन्टिनेंट से जा टकराया और उसने कई कॉन्टिनेंट के साथ वहाँ पर जंग छेड़ दिया। डोलो कॉन्टिनेंट जिसके पास तैंग सेंग के हिडन वेपन थे, उन्होंने सन मून कॉन्टिनेंट से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो सन मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। तैंग सेंग के टाइम पर यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 2 ही एम्पायर थे, एक था तियान-दो एम्पायर और एक था जिंगलो एम्पायर। लेकिन अब अलग अलग कॉन्टिनेंट मर्ज होने के बाद से यहाँ पर 4 एम्पायर क्रिएट हो गए हैं, जिनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इन सभी के पास आधुनिक हथियार हैं और इसलिए ये कॉन्टिनेंट का डार्क फेस है। तैंग क्लैन को समय के पहिए के ने निगल लिया, जिसकी वजह से तैंग क्लैन की स्ट्रेंथ हजारों सालों में तबाह हो गई। मैं यहाँ पर गॉड किंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तैंग क्लैन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस क्लैन को मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मेरे सामने ही टूट गई और इससे दर्द भरी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन जीवू उसे और ज्यादा स्ट्रेस लेने को ना कहती है और उसे समझाती है कि तैंग क्लैन इसलिए टूट गई कि ये दुनिया प्रोग्रेस कर गई। तैंग सेंग भी समझ जाता है और कहता है कि अब लगता है कि डोलो कॉन्टिनेंट में एक नए सितारे ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत तैंग क्लैन के साथ जुड़ी हुई नजर आ रही है। मैंने उसके भाग्य को और अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा अंदर घुसने पर सब धुंधला धुंधला सा मुझे दिखा। शायद गॉड किंग किसी का भी भाग्य देख सकते हैं, इसलिए तैंग सेंग ये सब कर रहा है। जीवू उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा डोलो कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे और जरूर अब यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। और फिर हम धरती पर डोलो कॉन्टिनेंट पर व्हाइट टाइगर क्लैन और उसके बड़े महल को देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाया जा रहा है वो ड्यूक का है। असल में ड्यूक उसको कहा जाता है जो यहाँ का राजा हो। वहाँ के सैनिकों को अर्ली मॉर्निंग से ही पेट्रोलिंग पर लगा देते हैं और वो किसी चीज की खत्म होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने जल्दी ये खत्म होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन वो क्या चीज है वो हमें आगे पता चलेगी। वहाँ पर उन्हें पेट्रोलिंग करते करते एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हुओ युआऊ है। वो दिखाई देता है और वो सैनिक जब उसे पहचान नहीं पाता तो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ड्यूक के महल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिस पर वो उसे जब ध्यान से देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यंग मिस्टर दाई है, लेकिन वो गुस्से में कहते हैं कि मैं अब से अपना दाई नाम छोड़ रहा हूँ, अब से ये सिर्फ हुओ होगा, जो कि उसकी माँ के ऊपर है। तो फिर सैनिक पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, जिस पे फिर हुओ कहता है कि मैं इस गंदी जगह को छोड़ रहा हूँ। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर कौन है, कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं। हाउ कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि कितने गंदे आदमी हैं वो फिर अपनी आई स्पिरिट से उन दोनों पर हमला करके चला जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ चले गए। दूसरा सैनिक उसे रोकता है कि तुम उसे यंग मास्टर करना बंद करो, कि अगर
तुम्हें ड्यूक की पत्नी ने अगर उसे यंग मास्टर कहते हुए सुन लिया, वो तुम्हें 3 इंच कम कर देगी, यानी तुम्हारा सर काट देगी। असलियत में किसी को वो का पास्ट नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। सब इसे राजकुमार यानी यंग मास्टर क्यों कहते हैं और कुछ लोग इसको हेट क्यों करते हैं। ड्यूक यहाँ पर आने ही वाले हैं, इसलिए सैनिक जल्दी से पेट्रोलिंग पर लग जाते हैं। वहीं पर हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे हैं और वो कुछ टेंशन में हैं और कुछ सोचते हुए आ रहे हैं कि तभी उन्हें वो की झलक दिखती है और फिर जब वो आँख मूंद कर ठीक से देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। असल में वहाँ पर हुवो है। वो पेड़ के पीछे छुप गया है और वो याद करता है कि कैसे महारानी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी माँ को इतना जलील किया। महारानी ने उसकी माँ को महल से निकाल दिया और सेट में रहने के लिए मजबूर किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत बुरी हालत में अपना गुजर बसर किया। वहाँ पर उन्हें अच्छे खाने की सुविधा भी नहीं दी जाती थी और उनके लिए ये एक काल कोठरी के समान था और इसकी वजह से उसकी माँ कुपोषण का शिकार होती गई और एक दिन बेहोश हो गई और अब वो अपनी आखिरी सांस गिनने लगी थी। वो बहुत रो रहा था और जब उसका नाम दाई हुआ था तो युहाओ रोने से मना करती है और उसे व्हाइट टाइगर डैगल देती है और कहती है कि तुम व्हाइट टाइगर ड्यूक के बेटे हो, तुम इस खंजर को अपने पास रखो हमेशा और अपनी जिंदगी आराम से जीना। और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर संसार से विदा ले लेती हैं। और युहाओ अपने माँ के मरने के बाद बहुत रोता है और जब उसकी 16 बार 10 तक पहुँच जाती है तब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से निकलकर सोल रिंग हासिल करेगा और बहुत बड़ा सोल मास्टर बनेगा। और अब इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है और अब स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। उसने पक्का मन बना लिया है कि चाहे उसे 20 साल लग जाएं या 50 साल लग जाएं, वो अपनी माँ का नाम क्लियर करके रहेगा और उन्हें एक नोबल महिला के नाम पर संसार में विख्यात करेगा और सारे लांछन उन पर से हटाएगा। असल में उसकी माँ बहुत समय पहले ड्यूक की मेड थी। ड्यूक का मेड पर दिल आ गया जिससे उनका अफेयर शुरू हो गया और इस अफेयर के चलते उनका एक बेटा हो गया और यही हुवो है। ड्यूक तो हुवो को बहुत अच्छी तरह से रखता था, लेकिन जब वो युद्ध में चला गया तो ड्यूक की असली पत्नी ने, जो कि महारानी है, उसने इन दोनों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे हुवो एक थ्रेट नजर आने लगा जिसकी वजह से उसने उसको और उसकी माँ को यहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन और तभी से उसने अपने बाप का सरनेम, जो कि दाई है, वो हटा दिया और अपनी माँ का सरनेम, जो कि हुवो है, वो लगा लिया और स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ चलते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं। वो अलग अलग रास्तों पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और लगातार 6 दिन चलने के बाद वो स्टारडो फॉरेस्ट के नजदीक पहुँच जाता है। स्टारडो फॉरेस्ट सबसे बड़ा जंगल है और वो यहाँ का मैप देखने लगता है ताकि अपने लिए सोल बिस्ट मार सके। एक बार सोल रिंग लेने के बाद वो सोल वॉरियर से सोल मास्टर बन जाएगा, इसलिए वो फुल मोटिवेटेड है आगे बढ़ने के लिए। उसका पानी खत्म हो जाता है, इसलिए आगे तालाब पर वो पानी भरता है और वहीं वो फिशिंग करता है। फिशिंग करते करते वो व्हाइट टाइगर डैगर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है और मेरी माँ मुझे उनका बेटा क्यों बता रही है। मैं कभी ये स्वीकार नहीं करूँगी कि वो मेरे पिता हैं। वो फिर अपनी स्पिरिट आइज का यूज करता है और फिशेस को लोकेट करता है और एक भाला जो उसने लकड़ी से बनाया है उसे पानी में देकर मारता है और 2 मछलियाँ सीधा उस भाले से लगकर बाहर आकर गिरती हैं और वो उनको पकड़कर अब खाने लगता है। उसने पकाकर खाना शुरू भी नहीं किया था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है और वो कहने लगती है कि क्या तुम इस फिशेस को बेच रहे हो, ये तो बहुत टेस्टी लग रही हैं, कितने की दोगे तुम मुझे। पर वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम इसे फ्री में ले सकती हो। ये सुनकर वो तुरंत ही उसकी फिश लेकर खाने लगती है, लेकिन तभी उसका दोस्त आता है जो कि बहुत जेंटलमैन लग रहा है और वो कहने लगता है कि इस लड़के ने तो अभी इसका एक बाइट भी नहीं खाया है और तुम इसका छीनकर खाने लगी। वो इस पर मजाक में हंसते हुए कहती है तुम अपने काम से काम रखो ना। वो खुश होकर उसके दोस्त को भी ऑफर करता है फिश को। इस पर वो कहता है कि पहले तुम खाओ और अगर तुम बचे तो तुम मुझे दे सकते हो। और क्या तुमने ये फिशेस नदी से पकड़ी हैं? जिस पर वो हाँ कहता है और वो कहता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं, तुम ले सकते हो। वो अब ले लेता है और उसे अपना नाम बीबी बताता है और इस लड़के का नाम तांगिया है। वो भी उनको अपना परिचय देता है और तांगिया को ये फिश बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो तो साथ में आसमान पर चढ़ जाती है। ये 15-16 साल की चुलबुली लड़की है
और ये तैंग सेक्ट से बिलोंग करती है। ये सब साथ में बढ़िया फिश खाते हैं और अब हुओ उनसे विदा लेकर जाने लगता है। बीबी पूछता है कि आखिर तुम अब कहाँ जा रहे हो। इस पर जब वो स्टार द फॉरेस्ट बताता है तो फिर बीबी कहता है कि वो तो पास में ही है। वो उसे रास्ता बता देता है जिस पर वो वहाँ से चला जाता है और उस जाने के बाद बीबी सोचने लगता है कि जरूर ये वहाँ पर सोल रिंग लेने के लिए जा रहा है, लेकिन इसकी तो सोल बार वीक है। अभी वो अपनी लाइफ को इतने खतरनाक जंगल में जाकर रिस्क में क्यों डालना चाहता है। हाँ, अभी हुओ की सोल बार कम है जिस वजह से ये अभी बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डिटरमाइंड है और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं और उनको क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। वो काफी अंदर इस जंगल में आ जाता है, लेकिन एक जगह उसे एक जानवर को अपने पास आने की आहट आती है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा बंदर उस पर हमला कर देता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है और वो उसको डॉच करते हुए जा रहा है। बंदर भी उसके पीछे पड़ गया है और हुओ को दिक्कत हो रही है और वो बंदर अपने मुंह से एक बार निकालकर हुओ पर हमला करता है और हुओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर का यूज करके उस हमले से बचता है और व्हाइट टाइगर सक्सेसफुली उस हमले को डॉच कर देता है और हुओ अब वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बंदर फाइनली उसे पकड़ ही लेता है। वो अपने पैरों से उससे बचने की कोशिश करता है और वो उस डैगर को बंदर के घुसा देता है, जिससे बंदर दर्द के मारे उसको दूर फेंक देता है और अब गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब वो उसे आई स्पिरिट का यूज करके उसे लोकेट करता है और फिर डैगर से उसे मारने लगता है। जब भी वो डैगर का यूज करता है उसके अंदर से एक लाइट जलती है, यानी ये डैगर एक खास डैगर है। वो बीस्ट वहीं मर जाता है, लेकिन अब हुओ भी बहुत वीक हो गया था और उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो एक पेड़ के किनारे बैठता है और उस बीस्ट के अंदर व्हाइट सोल रिंग निकलती है, लेकिन अभी हुओ के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इसे अब्सॉर्ब कर सके। इस बड़े से बंदर को विन बबून कहते हैं और इसकी सोल रिंग उसके सामने है, लेकिन तभी उसके सामने एक व्हाइट आइस वॉर्म स्पिरिट भी सामने आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ठंड आ रही थी, जिससे वो वहीं पर जम जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।